Hello students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. क्लास 12th का सोल्यूशन चैप्टर का हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में ही अभी चल रहा है। यहाँ पर आज हमारा स्ट्रेंथ यानी शक्ति या सामर्थ्य, इसको हम सूचित करते हैं इससे। शक्ति, किसी घोल की शक्ति या स्ट्रेंथ, बहुत आसान है ये। किसी घोल के प्रति लीटर में उपस्थित घुल्ले के ग्राम में, घुल्ले की जो मात्रा है वो ग्राम में जितनी है उसी को तो हम कहते हैं घोल की शक्ति। प्रति लीटर घोल में घुल्ले के ग्राम में मात्रा को हम कहते हैं घोल की शक्ति या सामर्थ्य। यहाँ पर प्रति लीटर घोल में घुल्ले के ग्राम में उपस्थित मात्रा को घोल की शक्ति कहा जाता है। इसे एस से सूचित किया जाता है, एस से सूचित किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर प्रति लीटर घोल में घुल्ले के ग्राम में उपस्थित मात्रा को, यानी हम यहाँ पर स्ट्रेंथ एस बराबर क्या होगा, घोल का आयतन लीटर में और यहाँ पर घुल्ले की मात्रा ग्राम में। तो यहाँ पर एस की इकाई क्या होगी, एस स्ट्रेंथ, एस की इकाई ऊपर में ग्राम नीचे में लीटर, ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। ये बहुत ही आसान है। घोल का लीटर में आयतन बटा में घुल्ले की मात्रा ग्राम में। इसका मतलब है कि किसी घोल का आयतन अगर 1 लीटर है और उसमें मान लीजिए 4 ग्राम कोई घुल्ले घुला हुआ है तो इसकी शक्ति कितनी है, 4 ग्राम पर लीटर। 4 ग्राम पर लीटर। अगर मान लो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लो, जैसे घुल्ले की मात्रा तो मान लो कितना, 50 ग्राम ले लो। घुल्ले की मात्रा 50 ग्राम और घोल का आयतन ले लो 250 ml। तो ये लीटर में तो नहीं है, तो यहाँ पर S इक्वल टू क्या हो जाएगा, घुल्ले की मात्रा ग्राम में कितनी है 50 और घोल का आयतन कितना है 250 बटा में 1000। ये 1000 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मिलीलीटर में है, लीटर में बदलना है। यहीं पे चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 50 और ये देखिए ये रहा आपका, ऊपर में जाएगा 1000 और नीचे में ये क्या है ml और ये क्या है मिलीलीटर। यानी 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 और ये है 50 ग्राम। ml से ml कैंसिल हो गया। ये देखो ये 4 बार में, यानी ये जो है कितना हो गया 50 में 4 से गुणा करोगे 200 ग्राम लीटर इनवर्स। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब 250 ml घोल है और उसमें घुलने की मात्रा 50 ग्राम है
तो उस घोल की शक्ति प्रति लीटर कितनी होगी, यानी उस घोल के 1 लीटर में कितना घुल्ले घुला हुआ है, 200 ग्राम। यानी हम इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या 200, और ये एस भी कह सकते हैं, कैपिटल एस। ये जो है एस क्या है, ग्राम पर लीटर है। तो ये रहा आपका स्ट्रेंथ। ये काफ़ी इजी है, ये बहुत ही इजी है। क्या है, आप याद रखिए, 1 लीटर में जितना घुल्ले घुला हुआ है ग्राम में, बस वही है ग्राम लीटर इनवर्स। इसकी इकाई जो है ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। तो ये जो है रहा आपका क्या, ये स्ट्रेंथ है। अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसी में ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा लंबा टॉपिक है। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये लंबा टॉपिक है एंड इसमें बहुत सारे पद हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं इनमें, ये सॉरी टर्म्स हैं जिनको कि पढ़ना अति आवश्यक है सॉल्यूशन चैप्टर में। तो ये जो है आपका एक आता है शब्द नॉर्मलिटी। जैसे स्ट्रेंथ है, इसके पहले हम लोग मोलरिटी पढ़े, फॉर्मलिटी पढ़े, उसी आज स्ट्रेंथ पढ़े। उसी तरह से एक टॉपिक है नॉर्मलिटी। क्या है, नॉर्मलिटी। ये जो है नॉर्मलिटी, इसको एन से सूचित करते हैं सामान्यता। ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हमें नॉर्मलिटी पढ़ना है, लेकिन भी है, नॉर्मलिटी पढ़ने के पहले, ये जब हम शुरू करेंगे इसके पहले हमें इक्विवेलेंट वेट पढ़ना होगा। इक्विवेलेंट वेट, समतुल्यांक भार या तुल्यांक भार, तभी ये समझ में आएगा। इसलिए नॉर्मलिटी के पढ़ने से पहले आप नॉर्मलिटी का हेडिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि हम ये पढ़ने, इसको अगर हमें समझना है तो हमें इक्विवेलेंट वेट पढ़ना होगा। तो हम अब यहाँ पर नॉर्मलिटी को रोक करके क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, इसको हम ई से भी सूचित करते हैं, या इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार या समतुल्यांक भार। ये जो है, ये नॉर्मलिटी के लिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंड नॉर्मलिटी टॉपिक। तो हम यहाँ पर पहले हम तुल्यांकी भार पढ़ेंगे। ये क्या है, तुल्यांकी भार क्या है, ये है किसी भी पदार्थ का मतलब हो गया, वो तत्व भी हो सकता है, वो यौगिक भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है, भस्म भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है, ऑक्सीकारक पदार्थ भी हो सकता है, अकारक पदार्थ भी हो सकता है। तो ये जो है पदार्थ, ये जो है पदार्थ कह दिए, यानी सब कुछ हो गया उसमें। तो ये तुल्यांकी भार क्या है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार है जो वह पदार्थ हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग करता है, या उन्हें किसी यौगिक में से विस्थापित करता है, उस भार को हम कहते हैं तुल्यांकी भार। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन से संयोग करता है, या उन्हें
किसी यौगिक में से विस्थापित करता है। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम या क्लोरीन का 35.5 ग्राम से संयोग करता है या उन्हें किसी यौगिक में से विस्थापित करता है। जैसे मान लो, सपोज कीजिए कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का तुल्यांकी भार E, तुल्यांकी भार निकालें। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16 ग्राम ऑक्सीजन, ध्यान रखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन 40 ग्राम कैल्शियम से संयोग करता है। इसलिए ये जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन 40 ग्राम कैल्शियम से संयोग करता है। इसलिए ऑक्सीजन है कितना पे लेके चलेंगे हम लोग 8 ग्राम पर, तो ये 8 ग्राम पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, नीचे 16 और ये जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 से 20, यानी क्या हो गया, कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आ गया 20। इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे CH4 में कार्बन का तुल्यांकी भार निकालें। कार्बन का कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हाइड्रोजन रहे हैं कितने पर लेके चलेंगे 1, तो यहाँ पर अभी लिखेंगे क्या, चूंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से संयोग करता है, इसलिए हाइड्रोजन है 1 ग्राम लेके चलेंगे तो 12 गुणा 1/4, 4 तियां 12, यानी CH4 में कार्बन का तुल्यांकी भार कितना हो गया 3। तो ये रहा आपका ये तुल्यांकी भार। अभी और पढ़ना है, ये तो केवल डिफिनीशन को हमने केवल डिफाइन किया है और उसके आधार पर आपको ये बताया कि हाइड्रोजन, अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन लेके चलेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन तो हम 8 ग्राम लेके चलेंगे। और अगर किसी यौगिक में क्लोरीन है तो हम क्या लेके चलेंगे, हम उसमें लेके चलेंगे क्लोरीन का 35.5 ग्राम। ठीक है, तो पहले इसका जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल, FeCl3 में Fe का तुल्यांकी भार निकालें। आयरन का कितना होता है 56 और इसका 3 है, 1 क्लोरीन का 35.5, तो 3 क्लोरीन का 3 गुणे 35.5। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, बस 3 गुणे 35.5 ग्राम क्लोरीन 56 ग्राम Fe से संयोग करता है। ठीक है, इसलिए कितना ग्राम लेके चलेंगे, क्लोरीन है 35.5 ग्राम लेके चलेंगे हम। क्या हो जाएगा 56 गुणा में 35.5, 3 गुणा में 35.5 कट गया और ये हो गया कितना 18, 18 तियां 54, 2 बचा 18, 3 छक 18, 18.66, यानी इसमें FeCl3 में Fe का तुल्यांकी भार 18 कितना 66। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, जैसे FeCl2 में Fe का तुल्यांकी भार निकालें। ये देखिए, ये जो है आपका ये FeCl2 है, ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड और ये फेरस क्लोराइड। यहाँ पर +3 चार्ज है ये और यहाँ पर +2, इसकी चर्चा भी जस्ट करेंगे।
यहाँ पर पहले देखो ये आयरन है 56, ये 2 गुणे 35 मतलब 5, ये है 56 ग्राम और ये है 2 गुणे 35 मतलब 5। क्या करेंगे, चूंकि 2 गुणे 35.5 ग्राम क्लोरीन 56 ग्राम Fe से संयोग करता है, इसलिए क्लोरीन है कितना पे लेके चलेंगे 35.5 पर 56 गुणा में 35.5 3 गुणा में ये देखिए 2 है ना, 2 है तो ये कट गया और ये देखो ये कितना आ गया 28। यहाँ पर ध्यान देना है ये है कितना 18.66 और ये आ गया तुम्हारा यानी FeCl2 में Fe का तुल्यांकी भार। अब देखो यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 3 है, जिसकी संयोजकता जितनी ही अधिक होगी उसका तुल्यांकी भार कम होगा। और यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या है, इसकी संयोजकता 2 है तो यहाँ पर इसकी संयोजकता इससे क्या हो गई, इससे अधिक हो गई ना। यहाँ 18.66 यहाँ 28 हो गया। इसका मतलब क्या है कि यदि एक ही धातु और एक ही अधातु मिलकर के अगर अलग अलग यौगिक बनाएं तो उन यौगिकों में उस धातु का तुल्यांकी भार भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि यौगिक भिन्न भिन्न है का मतलब क्या होता है कि इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता 2 है, तो ये यौगिक भिन्न भिन्न हो गया। ये फेरिक क्लोराइड और ये फेरस क्लोराइड बोथ कंपाउंड्स आर डिफरेंट, सो देयर इक्विवेलेंट वेट विल आल्सो बी डिफरेंट। तो यहाँ पर ये रहा आपका एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 तरह का यौगिक बनाता है। ये देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में कॉपर भी है ऑक्सीजन भी है, दोनों में कॉपर भी है ऑक्सीजन भी है, और दोनों में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम इसमें पहला ले लेते हैं ACuO में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालें। कॉपर 63.5 होता है, ऑक्सीजन का 16, चूंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन 63.5 ग्राम कॉपर से संयोग करता है, इसलिए ऑक्सीजन है 8 ग्राम पर लेके चलेंगे। कितना हो जाएगा 63.5 गुणा में 8 बटा में 16, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा तो 31.75। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75। अब यहाँ पर बी में निकालते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में Cu2O में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालें। क्या होगा, यहाँ देखो ये तुम्हारा 2 गुणे 63.5 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 गुणे 16, ये ग्राम ये ग्राम। क्या करेंगे हम, चूंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 गुणे 63.5 ग्राम कॉपर से संयोग करता है, इसलिए कितना पे लेके चलेंगे 8 ग्राम पर। क्या हो जाएगा 2 गुणे 63.5 गुणा में 8 बटा में 16, 8 दूनी 16, 2 से 2 कैंसिल, 63.5। ये देखिए यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75 और क्यूप्रस ऑक्साइड में, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ये क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पर देखो इसमें
ये जो है कॉपर का ON, कॉपर का ON का मतलब क्या होता है? कॉपर का ON जो है ये यहाँ पर +2 है, और ये इसको हम यहाँ समझा देते हैं रफ में, जैसे CuO और Cu2O तुमको बताए हैं ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। जीरो करने के लिए क्या जोड़ेंगे? +2। यहाँ भी जीरो करने के लिए क्या जोड़ेंगे? +2। ये कॉपर अकेले है तो यहाँ पर इसका ON +2। यहाँ पर देखो कॉपर पर +2 है, लेकिन 2 कॉपर है, 2 कॉपर है +2 में है, तो 2 कॉपर +2 1 कॉपर। इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 भाई के पास 2 बीघा जमीन है तो एक भाई के पास 1 बीघा जमीन है, यानी यहाँ पर कॉपर का ON 1 है, वैलेंसी 1 है, और यहाँ पर वैलेंसी 2 है। जिसकी वैलेंसी जितनी ही अधिक होगी उसका तुल्यांकी भार कम होगा। और यहाँ पर ये जो है ये तुम्हारा क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसका ON+1 यानी इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 1 है तो तुल्यांकी भार इतना, और इसकी संयोजकता 2 है तो इसका तुल्यांकी भार इसका आधा। देख रहे हो ना? तो ये जो चीज़ है आपका, ये आपका क्या है? ये तुल्यांकी भार है। इसमें क्या है? इसमें आपने एक नया चीज़ पढ़ा कि यदि धातु और अधातु यदि दोनों सेम हो, यदि धातु और धातु दोनों सेम हो और वे दोनों 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, तो उन सभी यौगिकों में उस धातु परमाणु का जो तुल्यांकी भार होगा क्या होगा? वो डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड अलग अलग डिफरेंट तुल्यांकी भार। फिर यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों में तुल्यांकी भार डिफरेंट। ये एक चीज़ याद रखना कि जिसकी संयोजकता अधिक उसका तुल्यांकी भार में उतने से डिवाइड हो जाएगा, और जिसकी संयोजकता कम है, मान लीजिए 1 है, तो तुल्यांकी भार यानी ये जो है उसका प्रमोद्रव्यमान में 1 से डिवाइड होगा। यहाँ पर इसमें संयोजकता इसकी 2 थी तो 2 से डिवाइड होगी। तो ये जो रहा ये आपका तुल्यांकी भार का ये डिफिनीशन है। क्या है? कि किसी यौगिक का तुल्यांकी भार या किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या है? वह भार है जो वह पदार्थ 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से क्या करता है? संयोग करता है, या उन्हें किसी यौगिक में से विस्थापित करता है। क्या कहलाता है? उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। तो ये जो है आपका ये तुल्यांकी भार हुआ। अब जो है हम बारी बारी से आपको एक चार्ट बना देते हैं, यानी आपको फार्मूला बता देते हैं कि किसी चीज़ का, जैसे अम्ल का निकालना हो तो उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, भस्म का कैसे निकालेंगे, आयन का कैसे निकालेंगे, लवण का साल्ट का कैसे निकालेंगे, ये सब जो चीज़ है। तो यहाँ देखो जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो यहाँ पर अम्ल का शॉर्ट में लिख देते हैं E, ठीक है। अम्ल का तुल्यांकी भार क्या लिखोगे? अम्ल का अणु द्रव्यमान, अम्ल का अणु द्रव्यमान बटा में अम्ल की भास्मिकता। भास्मिकता को हम इंग्लिश में बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी भास्मिकता क्या है? ये भास्मिकता कुछ नहीं है, अम्ल में जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं या हाइड्रोजन आयन हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं अम्ल की भास्मिकता। जैसे यहाँ देख लो, बहुत सिंपल है। HCl में कितना हाइड्रोजन है? 1, तो इसकी भास्मिकता कितनी है? 1। HNO3 हाइड्रोजन कितने हैं? 1, भास्मिकता 1।
H2SO4, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो इस अम्ल की भास्मिकता कितनी है? 2। ये कुछ नहीं है, ये वेरी सिंपल है। भास्मिकता का मतलब है क्या? भास्मिकता का मतलब क्या है? भास्मिकता का जो मतलब है ये आपका क्या है? भास्मिकता का मतलब ये रहा कि उस अम्ल में कितने हाइड्रोजन हैं। तो आप इसका एक और सूत्र लिख सकते हो, क्या? अम्ल का अणु द्रव्यमान बटा में अम्ल में उपस्थित विस्थापन योग्य H आयन की संख्या। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो हमको निकालना है H2SO4 का तुल्यांकी भार। इसका अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास पढ़ा चुके हैं आपको, 11th क्लास में है ये। तो यहाँ पर निकालने का बता देते हैं शॉर्ट में। देख लो, यहाँ H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 गुणे 1, सल्फर 1 गुणे 32, ऑक्सीजन 4 गुणे 16, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 32 जोड़ 64, कितना? 98। तो ये H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? H2SO4 का तुल्यांकी भार 98 बटा में। अब देखो इसमें विस्थापन योग्य H कितना है? 2। तो ये देखिए H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आया? 49। अगर मान लो यहाँ पर इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको निकालना है HCl का तुल्यांकी भार, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 36.5। और इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन कितना है? 1, तो 1 से भाग दे देंगे 36.5। इसी तरह हम किसी भी अम्ल का निकाल सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। अणु द्रव्यमान बटा में भास्मिकता इज नथिंग बट, ये जो है बेसिसिटी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन दैट एसिड। तो यहाँ पर आप इसमें निकाल लिए, इसका HCl का निकाल लिए इतना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस भस्म का तुल्यांकी भार, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? भस्म का तुल्यांकी भार बराबर भस्म का अणु द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास बटा में, बिल्कुल अम्ल जैसा है ये। और इसमें क्या होगा? भस्म, उसमें क्या था? अम्ल की भास्मिकता, इसमें होगा भस्म की अम्लीयता, इंग्लिश में एसिडिटी। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर उसमें क्या था? अम्ल जो था ना, तो ये आपका अम्ल था, तो उसमें क्या था? भास्मिकता। ये भस्म का है अम्लीयता। अब अम्लीयता क्या है? एसिडिटी क्या है? भस्म की एसिडिटी क्या है? भस्म में उपस्थित OH आयन की संख्या। और उसमें अम्ल की भास्मिकता क्या थी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट इन दैट एसिड। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। जैसे अगर मान लो, जैसे भस्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हैं। तुम किसी का भी एक ले सकते हो। जैसे हम मान लीजिए, हम ले लेते हैं किसका? एल्युमिनियम का ले लो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार ये जो है क्या होगा?
इसमें हम पहले उण द्रव्यमान निकालेंगे। AlOH थ्राइस का अणु द्रव्यमान बटा में अम्लीयता ACDT। तो यहाँ पर हम पहले देख लेंगे रफ में, एल्युमिनियम का 27 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 17, 17 51, ये हो जाएगा 8 और ये तो कितना हो गया 78, 78 और यहाँ देखो इसमें कितने विस्थापन जो गए OH हैं 2, तो ये हो गया 3, यहाँ भी 3 है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 26। तो यहाँ पर LOH थ्राइस का तुल्यांकी भार कितना हो गया, ये जो है यहाँ पर 26, ये जो है ये भस्म का हो गया। अब यहाँ पर हम आयन का देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, आयंस में दोनों आ जाएंगे, धनायन भी आ जाएगा और ऋणायन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयन का तुल्यांकी भार, सूत्र क्या होगा, आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का सूत्र, आयन का सूत्र या आयनिक द्रव्यमान बटा में। अब देखिए यहाँ पर ये जो आयन है उस आयन पर कितना आवेश है, चाहे वह धन हो या ऋण हो, ठीक है। तो आयन पर उपस्थित आवेश, चार्ज, आवेश की संख्या। तो यहाँ पर आयन का सूत्र द्रव्यमान हो गया। तो ये आपका रहा, ये क्या है, सूत्र है, कोई भी तुम ले सकते हो, जैसे कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार निकाल, कितना चार्ज है इस पर, -2। शुद्ध द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 48, 48 और 12 60, यानी यहाँ पर कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार, शुद्ध द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान कार्बोनेट आयन का 16 48 12 60, और कितना चार्ज है 2, -2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ संख्या लिखेंगे, आवेश की संख्या लिखेंगे। डू नॉट राइट द चार्ज ऑफ दैट आयन, यहाँ पर ओनली राइट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज लिखेंगे 2, यानी कितना हो गया 30। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना है 30। किसी भी, चाहे वह धातु हो या अधातु हो, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम तुल्यांकी भार इस तरह निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, धनायन का ले लो, मान लो अमोनियम आयन का ले लो, अमोनियम आयन का तुल्यांकी भार निकालें। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, +1 यानी 1, यहाँ पर कितना था -2 यानी 2, तो यहाँ पर +1 यानी 1, यहाँ पर आवेश है 1, और शुद्ध द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, 14 और 4 18, यानी यहाँ पर अमोनियम आयन का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, ये शुद्ध द्रव्यमान बटा में 1 बराबर 18। ये रहा आपका क्या, अमोनियम आयन का तुल्यांकी भार। तो ये आपका अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, अम्ल का तुल्यांकी भार, भस्म का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम जैसे साल्ट का पढ़ लें, साल्ट का है अभी, फिर उसके बाद अभी और भी है, ठीक है। तो पहले हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स, लवण का तुल्यांकी भार, इसमें क्या है, यहाँ पर इसका सूत्र होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, चाहे लिखिए, लवण का E बराबर तुल्यांकी भार बराबर
लवण का अणु द्रव्यमान बटा में लवण में उपस्थित क्या कुल धन आवेश की संख्या, कुल धन आवेश की संख्या, चार्ज नहीं संख्या, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कोई भी तुम ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में ले लो Na2CO3 का तुल्यांकी भार निकालें। यहाँ पर टोटल चार्ज देखो तो ये कार्बोनेट आयन है -2 और यहाँ पर क्या है +2, तो यहाँ पर टोटल धनायन चार्ज कितना है जी +2, तो क्या लिखेंगे धनावेश की संख्या में 2, और यहाँ लवण का अणु द्रव्यमान ये टोटल का हो जाएगा। सोडियम का पता है 2 गुणे 1, सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 गुणे 16, तो 23 दूनी कितना 46, और ये 12 और ये 48, ठीक है। ये हो गया 60, 106, ये हो जाएगा आपका 106। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे E बराबर तुल्य, यहाँ अणु द्रव्यमान कितना आया 106 और कुल धन आवेश की संख्या कितना 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये देखिए एक सल्फेट पर -2, 3 सल्फेट पर -6, तो यहाँ पर जब -6 आ गया तो यहाँ पर क्या होगा +6, यानी 2 एल्युमिनियम पर +6, 1 एल्युमिनियम +3, टोटल चार्ज कितना है +6, तो यहाँ पर E निकालें। E निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अणु द्रव्यमान निकाल लो। ये एल्युमिनियम सल्फेट का अणु द्रव्यमान कितना एल्युमिनियम है 2 गुणा एल्युमिनियम का 27, सल्फर कितना है 3 गुणे सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4/3 12 गुणे ऑक्सीजन, तो ये हो गया 27 दूनी 54, 32/3 96, और ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16 132 192, 4 6 2 8 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 10 9 19 19 और 5 24, 2 और 1 3, ये कितना आ गया 342। टोटल चार्ज कितना है 6, इसलिए अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे का इक्विवेलेंट वेट 342 बटा में 6, 6 5 30, 4 6 7 42, 6 5 30, 5 4 6 7 42, कितना हो गया 57। तो ये रहा आपका एल्युमिनियम सल्फेट का क्या इक्विवेलेंट वेट। इसका आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन पार्ट 3, ठीक है। और फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा, नहीं तो फिर जो है आपको दिक्कत होगी। और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों का भी लिंक दे रखा है। और एक बात और, फेसबुक पेज पर भी, मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको आप लाइक कर लें ताकि उसमें भी आपको बराबर कंटिन्यू आपको उसमें भी वीडियो मिलता रहे। उसको आप लाइक कर लेंगे, और ये जो है अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।